रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजस्थान के राज्यपाल हरिबाऊ बांगड़े रविवार को हैदराबाद में आयोजित अलाई बलाई पर्व में भाग लेने पहुंचे हैं। राज्यपाल बांगड़े के इस अवसर पर तेलंगाना के इस विशेष सामाजिक पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा, हमारे लोक में इस तरह मिलजुल कर त्यौहार जो है वो मनाने की परंपरा है। उन्होंने कहा कि बंडारू दत्तात्रेय ने भी लोक संस्कृति को फिर से जीवंत किया है। उन्होंने कहा कि वे कोई भी कार्य करते हैं पूर्ण लगन और उत्साह से काम करते हैं और ये त्यौहार जो है वो जनभावना और परस्पर मेल मिलाप की लोक की भारतीय परंपरा का अनूठा उदाहरण है। राज्यपाल के बाद में ये भी कहा कि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की पहल पर प्रारंभ ये उत्सव तेलंगाना की त्यौहार परंपरा का आज महत्वपूर्ण हिस्सा भी हो गया है। उन्होंने अलाई वलाई को परस्पर प्रेम सद्भाव बढ़ाने वाला बताते हुए कहा कि पर्व पर प्रदर्शित तेलंगाना के पारंपरिक पर्वों की झांकियों को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि अलाई बलाई हमें हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने की सामूहिक जिम्मेदारी को याद दिलाता है। राजस्थान के राज्यपाल हरिबाऊ बांगड़े ने रविवार को हैदराबाद स्थित राजभवन में तेलंगाना के राज्यपाल जीडूदेव वर्मा से मुलाकात की है और इस दौरान वर्मा ने बांगड़े का अभिनंदन करते हुए उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मान स्वरूप प्रतीक चिन्ह भी प्रदान किया है। इस दौरान दोनों ने कई संवैधानिक और विकास के मुद्दों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राज्य कर्मचारियों को दीपावली के उपहार के रूप में बोनस देने का अनुमोदन कर दिया है, जिससे राज्य सरकार के लगभग 6 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। राज्य सेवा के अधिकारियों को छोड़कर राज्य कर्मचारियों को जो राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 के पे मैट्रिक्स के पे लेवल L12 अथवा ग्रेड पे 4800 और उससे कम में वेतन हासिल कर दे रहे हैं और साथ ही उन्हें साल 2023-24 के लिए तदर्थ बोनस स्वीकार किया गया है। तदर्थ बोनस की गणना अधिकतम परिलब्धियों ने 7,000 रुपए और साथ ही 31 दिन के माह के आधार पर की जाएगी। तदर्थ बोनस 30 दिन की अवधि के लिए देय होगा। जयपुर में सीएम आवास पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। सीएमआर में हुई कोर कमेटी की बैठक में उपचुनावों पर मंथन हुआ है और इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए हैं। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भूपेंद्र यादव और डॉक्टर सतीश पुनिया भी जुड़े। बीजेपी की बैठक में सामूहिकता से निर्णय करने पर सहमति हुई है। माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए उपचुनाव लड़ने पर रणनीति बनी है। सीएम ने आपको बताते चलें कि उपचुनावों को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। सीएम आवास में बैठक का आयोजन किया गया है, जहां पर उपचुनाव को लेकर बैठक हुई और तमाम तरह के यहां पर निर्णय भी जो हैं वो लिए गए हैं। और साथ ही सीएम आवास पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में उपचुनावों पर मंथन हुआ है और साथ ही सीएम सहित तमाम पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे हैं। सीएमआर में हुई कोर कमेटी की बैठक में उपचुनावों पर मंथन और साथ ही बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भूपेंद्र यादव, डॉक्टर सतीश पुनिया भी जुड़े हैं। वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा राजगढ़ पहुंचे, जहां उनका कस्बे के गोल सर्किल पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष राहुल दीक्षित के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया है। इसके अलावा उनके कस्बे के प्रमुख बाजार में लोगों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत कर कई समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। इसके बाद मंत्री संजय शर्मा
ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित हो रहे ब्राह्मण समाज के सम्मान समारोह में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ब्राह्मण समाज की 144 प्रतिभाओं का सम्मान किया है। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि सम्मान समारोह के माध्यम से जो प्रतिभाएं अपने काबिलियत और शिक्षा के बल पर क्षेत्र को गौरवान्वित किया है, उनको हमेशा प्रोत्साहन मिले। वहीं मंत्री ने समाज को नई दिशा, बुजुर्गों को सम्मान देने वालों की भी सराहना की है। मैं तो इस मंच के माध्यम से आप सभी चुने हुए जो राज्य सरकार में चुने गए हैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने आपको सरकार में सरकारी नौकरी करने का सौभाग्य प्रदान किया है। जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको भी बहुत सारी बधाई दूंगा, लेकिन ये विश्वास चाहूंगा कि जो कार्य आपको सरकार के द्वारा सौंपा गया है उस कार्य को अपना कार्य समझ करके आप भारत माता का नाम ऊंचा करेंगे और समाज का या सर्व समाज का कोई भी व्यक्ति आपके पास आए उसका आगे बढ़कर के आप सेवा करेंगे। साथ ही साथ जो बालक बालिकाएं यहाँ बैठे हैं, मैं माननीय अध्यक्ष जी से भी आग्रह करूंगा और मैं हर मंच से वो आग्रह करता हूं, क्योंकि हमें एक ऐसे फंड की गठन की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे समाज के बालक बालिकाएं बहुत स्वाभिमानी है। बेटे और बेटे हमारे बहुत स्वाभिमानी है, उनमें हुनर, उनमें काबिलियत है, लेकिन बहुत सारे जरूरतमंद ऐसे परिवार हैं जो बालक बालिकाएं पढ़ने चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। तो मैं तो माननीय जिलाधिकारी जी आपका आग्रह करूंगा कि हम सब लोग एक ऐसा मिलकर के एक ऐसे कोष का गठन करें, उसमें जो भी आगे साथ होंगे मैं अपने कागज खून पसीने की कमाई आपको दूंगा, लेकिन उस कोष के माध्यम से जो बालक बालिकाएं जिनको कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स की तैयारी करनी है, जिनको पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, उस बालक बालिका को पता भी नहीं चले, उसका स्वाभिमान बरकरार रहे और हम उसको आर्थिक सहायता प्रदान, हमसे मतलब हमारा समाज उसको आर्थिक सहायता प्रदान करके वो जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहता है उसमें कॉम्पिटिशन की तैयारी करके जो वो भविष्य चुनना चाहता है, यदि हमने ये मदद कर दी तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा आशीर्वाद हम आने वाली पीढ़ी को देंगे, ऐसा मुझे पूरा। टोंक में जिला कार्यकारिणी की घोषणा के बाद से कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह देखने को मिल रही है। नाराज कांग्रेस से जुड़े वरिष्ठ मुस्लिम समाज के नेता छावनी स्थित पार्षद अशरफ गुज के मकान में जुटे, जहां पर नाराज नेता मामले को लेकर बैठक कर रहे थे और साथ ही बैठक में जल्द बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। बैठक में कांग्रेस के 7 वर्तमान पार्षद सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद हैं। कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी में मुस्लिम समाज से जुड़े वरिष्ठ नेताओं को जगह नहीं मिलने से भी नाराजगी देखने को मिली है। जिला कार्यकारिणी की घोषणा के बाद से कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह देखने को मिल रही है। नाराज कांग्रेस से जुड़े वरिष्ठ मुस्लिम समाज के नेता छावनी स्थित पार्षद अशरफ गुज के मकान में जुटे और यहां पर नाराज नेता मामले को लेकर बैठक भी आयोजित की, जहां पर तर्क वितर्क किया गया। बैठक में जल्द बड़ा निर्णय भी लिया जा सकता है। बैठक में कांग्रेस के 7 वर्तमान पार्षद सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे हैं। राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर आज बड़ी संख्या में ट्रेनी एसआई के परिवारजन शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। परिजनों की मांग है कि सरकार इस परीक्षा को निरस्त न करे और जो लोग गलत तरीके से इस परीक्षा को पास कर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार कड़ा एक्शन ले रही है, लेकिन जो लोग मेहनत करके इस परीक्षा को पास कर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके भविष्य में के साथ में कोई भी खिलवाड़ ना हो। शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में ट्रेनिंग कर रहे एसआई के परिजन और रिश्तेदार पहुंचकर सरकार से वार्ता करने का समय मांग रहे हैं और साथ ही परिजनों का कहना है कि अगर सरकार ने ये परीक्षा रद्द की तो उनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। ऐसे में सरकार को सोच समझकर एक्शन लेना चाहिए। ट्रेनिंग कर रहे एसआई 2 दिन पहले किरोड़ीलाल मीणा से उनके आवास पर मिले थे। यहां पर उन्होंने अपनी परेशानी बताई और आज बड़ी संख्या में ट्रेनी एसआई के परिवार शहीद स्मारक पर पहुंचकर धरना दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसके साथ ही तीसरी बार प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी हरियाणा संगठन प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया को बीजेपी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जयपुर आवास पर पहुंचकर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मदन राठौड़ ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और हरियाणा बीजेपी के संगठन प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया से मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, जिसको लेकर डॉक्टर सतीश पुनिया को मदन राठौड़ ने बधाई दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है, जिसके साथ ही तीसरी बार प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी हरियाणा संगठन प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया को बीजेपी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जयपुर आवास पर पहुंचकर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राजस्थान विधानसभा में शनिवार को पूर्व सीएम और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है। इस मौके पर पूर्व विधायक नवरंग सिंह, विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्प अर्पित किए हैं। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को 2236 करोड़ रुपए की लागत के सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को वर्चुअल माध्यम से समर्पित किया है। ये परियोजनाएं 22 सड़कें, 51 पुल और 2 अन्य 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं और इसमें 19 जम्मू और कश्मीर में, 18 अरुणाचल प्रदेश में और 11 में, 9 उत्तराखंड में और 6 सिक्किम में, 5 हिमाचल प्रदेश में, 2 पश्चिम बंगाल और राजस्थान में, 1 नागालैंड, मिजोरम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने इन परियोजनाओं को सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, इन क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के सरकार के अटूट संकल्प का प्रमाण बताया है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं देश की रक्षा तैयारियों को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होंगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के सपने को ऐसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से साकार किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जयपुर के जवाहर नगर स्थित जैन श्वेतांबर संत में परम पूज्य आचार्य देव श्री विश्व रत्न सागर सुरेश्वर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया है और आगामी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए प्रार्थना भी की है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि आज देश में हो रही देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करने के लिए आवश्यकता है और हमारे पड़ोसी देशों में जिस तरीके का वातावरण बना हुआ है उससे हमें भलीभांति परिचित हैं, सजग हैं और इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनाई है। इसी का परिणाम है कि आज भारत का संपूर्ण विश्व में बोलबाला है। मदन राठौड़ ने कहा कि बीजेपी की सदस्यता अभियान से हम सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ना चाहिए। आपको बताते चलें कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने मुलाकात की है। आचार्य देव श्री विश्व रत्न महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। बीजेपी की सदस्यता अभियान से काफी ज्यादा लोग जुड़े हैं। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने जयपुर के जवाहर नगर स्थित जैन श्वेतांबर संघ में परम पूज्य आचार्य देव श्री विश्व रत्न सागर सुरेश्वर महाराज का आशीर्वाद लिया है। आगामी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए प्रार्थना की है।
इस दौरान देश में हो रही देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमारे पड़ोसी देशों में जिस तरीके का वातावरण बना हुआ है उससे हमें भलीभांति परिचित हैं। जयपुर के शहीद स्मारक पर जुटे ट्रेनी एसआई के परिजन इकट्ठा हुए हैं, जहां उन्होंने एसआई भर्ती 2021 में मेहनत से चयनित सब इंस्पेक्टर के परिजन भी पहुंचे। सरकार से एसआई भर्ती रद्द नहीं करने की सरकार से गुहार लगा रहे हैं। मेहनत से चयनित सब इंस्पेक्टर को भर्ती रद्द होने की चिंता सता रही है, जिसको लेकर परिजनों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। दशहरा और विजयदशमी के अवसर पर आज सिटी पैलेस में हिज हाइनेंस महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह ने रीति रिवाज के अनुसार पारंपरिक पूजा अर्चना की है। इस दौरान उन्होंने पहले चंद्र महल में शस्त्र पूजा की। इसके साथ ही सर्वतोभद्र चौक में अश्व पूजा, गज पूजा, पालकी की पूजा की। जयपोल पर परंपरा के अनुसार नीलकंठ पक्षी को भी उड़ाया गया। इस अवसर पर ताजमी सरदार, खासा चौकी सरदार एवं जयपुर के पूर्व ठाकुर और ठिकानेदार उपस्थित रहे हैं, जिन्होंने पद्मनाभ सिंह से भेंट कर उन्हें दशहरा पर्व की शुभकामनाएं भी दी हैं। बांसवाड़ा जिले में आपको बताते चलें कि विजयदशमी पर्व मनाया गया और इसी के तहत में शहर के खेल स्टेडियम के निकट मैदान में रावण के पुतले का दहन किया गया है और इस दौरान शहर के रघुनाथ मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें भगवान राम, गजानन, हनुमान जी की झांकियां शामिल हैं। शोभा यात्रा पुराना बस स्टैंड, कस्टम चौराहा, अंबा माता मंदिर होते हुए कॉलेज ग्राउंड पे पहुंची है, जिसे देखने के लिए हजारों से भी हजारों की संख्या में जो लोग यहां पर हैं, गांव के लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान जमकर आतिशबाजी की गई। इससे पहले मेले का आनंद लेने के लिए दोपहर से ही लोगों की भीड़ देखने को मिली है। राजगढ़ कस्बे के प्रताप स्टेडियम में दशहरा महोत्सव समिति के तत्वाधान में बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक विजयदशमी का पर्व रावण के पुतले दहन के साथ मनाया गया है। और साथ ही दशहरा महोत्सव समिति अध्यक्ष मुकेश जामन ने बताया कि इस मौके पर 55 फुट रावण के पुतले का दहन किया गया। इससे पूर्व शोरगुलों की तरफ से हैरत अंग्रेज जो है वो रंग बिरंगी आतिशबाजी की गई है। कार्यक्रम के तहत कस्बे के मेला का चौराहे से भगवान राम, लक्ष्मण संग हनुमान और घोड़ों पर सवार होकर राम की सेना की आकर्षक झांकी निकाली गई। इससे पूर्व पंचायती ठाकुर जी की विधिवत पूजा अर्चना की गई। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि राजगढ़ से हैं, जहां पर विजयदशमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहां पर रावण का दहन किया गया और साथ ही बड़ी संख्या में दशहरा देखने के लिए लोग भी पहुंचे थे। तस्वीरें भी आपके सामने जो कि राजगढ़ से हैं, जहां पर विजयदशमी पर आकर्षक झांकियां भी निकाली गई और बड़ी संख्या में लोग भी दशहरा देखने के लिए पहुंचे थे। कोटा जिले की रामगंज मंडी में विजयदशमी के अवसर पर रावण दहन की उपखंड भर में धूम रही है। इस दौरान सभी जगह पर शनिवार को शाम 7:30 से 8 बजे के बीच में रावण दहन किया गया और रावण के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को दहन किया गया है। और इस दौरान रामगंज मंडी के साबू मैदान, सुकेत के दशहरा मैदान में पालिका ने साग सज्जाकर लाइटिंग, टेंट, स्टेज और प्रवेश और निकासी द्वार की व्यवस्था की गई है। शाम 6 बजे से दशहरा मैदान में रावण दहन को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। विजयदशमी के पर्व पर
टोंक के हटवाड़ा मैदान में अहंकार रूपी रावण के 51 फीट के पुतले का विधिवत रूप से दहन किया गया है। रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के 41 फीट के पुतले का दहन किया गया। इससे पहले शहर के मुख्य मार्गों से भव्य शोभा यात्रा के रूप में रवाना हुई। रामसेना हटवाड़ा मैदान पहुंची, जहां राम ने तीर चलाकर पुतलों का दहन किया। रावण दहन कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग हटवाड़ा मैदान पहुंचे हैं। कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता सहित शहर के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे हैं। खबर टोंक से है, जहां पर विजयदशमी के पर्व पर अहंकार रूपी रावण के 51 फीट के पुतले का विधिवत रूप से दहन किया गया है। रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के 41 फीट के पुतलों का दहन हुआ है। बसवा उपखंड के धपावन खुर्द में खेत में गई महिला पर एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। लोगों की सूचना पर लहूलुहान हालत में महिला को लेकर उसके परिजन थाने पहुंचे हैं, जहां पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। फिर किसी को पता चला तो हमारे पास आए, फिर हम घर से गए। घर से जाने के बाद में वो आई 15-20 मिनट बाद में खेत में छूट कर, तो हमको रास्ते में मिली वो। फिर हम उसको लेकर बस वो पहुंचे थाने में। थाने में पहुंचने के बाद फिर पुलिस वाले बोले हमसे कि इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। फिर हम हॉस्पिटल लेकर गए तो उसके 9-10 टाँके लगे। टाँके लगने के बाद फिर हॉस्पिटल ने डॉक्टर ने मना किया कि बांदी को लेकर जाओ, इसको यहाँ पार नहीं पड़ेगी। फिर हम बांदी को लेकर गए। बांदी को भी मना कर दिया कि 2 से लेकर जाओ। फिर हम 2 से एडमिट कराए उसको। अब वहाँ कराने के बाद में वो बेहोश हो गई वहाँ जाने के बाद में, और उसकी गोली बंद हो गई और उसके हाथ में फ्रैक्चर है। कोटा जिले के रामगंज मंडी में अब चोर दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। थाने से महज 200 मीटर दूर एक मकान को चोर ने दिन में ही निशाना बनाया है और कमरे के ताले तोड़कर 20,000 रुपए की नकदी और चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। मामला शहर के श्रीदेव नारायण कॉलोनी का है, जहां पर रेलवे अधिकारी का परिवार 2 दिन से बाहर गया हुआ था और ऐसे में चोर ने सोने मकान पर नजर रखी और शनिवार दिन में ही मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। गौरव सेनानी यात्रा टोंक पहुंची है। टोंक पहुंचने पर यात्रा का नेशनल हाईवे 52 पर कामधेनु सर्किल के पास पूर्व सैनिक कल्याण संस्थान की ओर से माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। यात्रा का रात का पड़ाव टोंक में ही रहेगा। इसके बाद में यात्रा निवई होते हुए आगे करीब 1100 किलोमीटर लंबा सफर तय करेगी। गौरव सेनानी एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णलाल चौधरी ने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने एक परिपत्र जारी किया, सैनिकों की पुनर्वास व्यवस्था को वर्गवार बांट दिया है, जिससे सैनिकों को काफी नुकसान हुआ है और पूर्व सैनिकों ने यात्रा के जरिए सरकार से अपनी मांगों पर ध्यान देने की मांग की है। ये जो यात्रा हमारी जो हम निकाल रहे हैं ये सैनिक जागरूक यात्रा है। सैनिक जागरूक यात्रा का मतलब ये है कि ये 1100 किलोमीटर की हमने यात्रा निकाली है, जो जयपुर से चल के ब्यावर होते हुए, ब्यावर से नसीराबाद, अराई से मालपुरा, टोंक और आज टोंक के बाद कल निवाई, लालछोट, गंगापुर सिटी, करौली, हिंडौन से बयाना और भरतपुर। देन फिर 13 तारीख को हम डीग और महुआ होते हुए दौसा, सिकंदरा ये यात्रा जाएगी। इसका उद्देश्य और मकसद ये है कि राजस्थान में जो राजस्थान सरकार ने 7 दिसंबर 2022 को राजस्थान के सैनिकों के साथ एक पुनर्वास व्यवस्था थी, जिसको एक परिपत्र जारी करके उसको जो है सैनिकों को वर्गवार बांट दिया, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दिया। मतलब यह है कि सैनिकों के लिए एक अलग प्रोविजन पुनर्वास का था, उनको 6 टुकड़ों में जातियों में बांट दिया। उससे सैनिकों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उनके पद कम हो गए। एक तो सैनिकों में इसके लिए हमारी सरकार से 2 साल से मांग चल रही है और दूसरे इसके साथ हमारी जो है SLP का एक मुद्दा था। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।